नमस्कार दोस्तों। एक फ़िल्म आई थी संगम। उसमें एक गाना था, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। कुछ ऐसा ही आजकल अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में हो रहा है। अब हो सकता है कि ये भी कहा जाए कि वो दोस्त कभी था ही नहीं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी उसका स्वागत करते थे या मोदी जी वहाँ जाते थे तो उनको रिसेप्शन मिलता था, उसको देख के भले ही ये भ्रम हो, लेकिन था ऐसा कि दोस्ती है, काफ़ी गहरी है। लेकिन अब जो कुछ अमेरिका की तरफ से हो रहा है, उससे तो ये भ्रम टूटता हुआ लग रहा है। ड्यूटी जो लगाई है भारत के ऊपर वो 50% कर दी है और पूरी दुनिया के ऊपर जो सेमीकंडक्टर है उस पर भी 100% ड्यूटी लगाने की बात कही उन्होंने। तरह-तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। लेकिन भारत के संदर्भ में एक प्रश्न है जो मुझे बार-बार पिछले कई दिनों से पूछने का मन कर रहा है कि अचानक से क्या हुआ कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत ही खराब हो गए। मतलब जैसे कि एक ना बहुत ही दिल जला प्रेमी टाइप का होता है कि हर बात-बात में वो इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? केवल टैरिफ है या कोई और बात है? संबंध इतने खराब कैसे होते जा रहे हैं? इस सब पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी जुड़ गए हैं लंदन से विशेष अनुरोध पर कि सुबह-सुबह हमारे साथ जुड़िए क्योंकि भारत में लोग बहुत कुछ इसको लेके उद्वेलित है, मार्केट वीक हो रहा है, बड़ी चिंताएँ हैं इंडस्ट्री को। तो शिवकांत जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इधर जैसे ही मोदी जी ने कहा कि वो एससीओ मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, 31 अगस्त को चीन जाएँगे, तो उधर से आकाशवाणी से आई कि 25% और ड्यूटी ले लो आप, 50 ले लो। फिर खबर ये आई कि अजीत डोभाल जी रूस जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, तो और ज़्यादा गरम-गरम स्टेटमेंट आने लगे। तो इस पूरे मसले में मेरा जो पहला सवाल मुझे ये आप समझाइए कि अचानक से ये इतने खराब रिश्ते भारत के क्यों हो रहे हैं? वो दिलजले प्रेमी टाइप का बिहेवियर चल रहा है ट्रम्प का? क्या कहें। आपने गाने से शुरुआत की थी, मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक जरा हुँ, सी बात पर बरसों का याराना गया, लेकिन इतना तो हुआ, एक दोस्त पहचाना गया। तो हुँ, दोस्त को पहचानने में मुझे लगता है गड़बड़ी हुई है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रिश्तों की खटास जब से चुनाव प्रचार, आप याद करें, चुनाव प्रचार में, पिछले चुनाव प्रचार जो हुआ था उसमें और इस चुनाव प्रचार में जमीन आसमान का अंतर था। भारत की बात करें हुँ, तो भारत को लेकर के, भारतीयों को लेकर के जैसी गर्मजोशी पहले चुनाव में, ट्रंप के चुनाव प्रचार में थी, वो दूसरे चुनाव प्रचार में नहीं थी। बावजूद इसके कि कुछ नाम ऐसे आए और जो उपराष्ट्रपति बने, वांस साहब, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं और एक दो जो चेहरे हैं, तुलसी गबार्ड वगैरह, वो भारतीय मूल के ले लिए। तो इसको मान करके लोग यहाँ यज्ञ हवन करने लगे थे। उनको लग रहा था कि जो पिछले चुनाव में हुआ था वही वाले ट्रंप है, लेकिन ये ट्रंप उसी वक्त से बदले हुए हैं। अब कोई नब्ज पर हाथ नहीं रख पा रहा है कि असल में हुआ क्या। क्या चुनाव प्रचार के दौरान जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, उस पैसे में भारतीयों से कुछ कुताही हो गई और पाकिस्तानी और दूसरे लोग जो हैं वो ज्यादा पैसा दे गए, या उसके बाद जिस तरह की घोषणाएं हुई और ट्रंप ने जिस तरह से अपनी चालें चलनी शुरू की, तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है या हमारे जो प्रतिद्वंद्वी देश हैं उनका जो इकोसिस्टम है। देखिए, अमेरिका में सत्ता शुरू से, ये तो अमेरिका के बारे में भारत का जो सोचना है या भारत का जो आकलन है बिल्कुल सही है कि अमेरिका किसी का नहीं है। और हेनरी किसिंजर के बारे में कहा जाता है, हालांकि उन्होंने कहा था या नहीं कहा था ये विवादास्पद है, कि हुँ, अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की जो दोस्ती है वो घातक हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह थी और उसका संदर्भ ये था कि दोस्त होने के नाते अमेरिका आपसे कब क्या मांग बैठे, इसका आपको हुँ, अंदाजा नहीं होता। और ऐसी चीज मांग बैठे जो आप दे ना पाए। भारत के साथ बिल्कुल वही हो रहा है कि वो कोई ऐसी चीज मांग बैठे हैं जिसे भारत दे नहीं सकता। अब ये व्यापार सौदे की बात लें, जहां मामला अटका है, अब तक जितने भी व्यापार सौदे इन्होंने किए हैं, चाहे वो यूरोपीय संघ के साथ किया हो, जापान के साथ किया हो, ताइवान के साथ किया हो, सॉरी ताइवान नहीं,
वियतनाम के साथ किया हो, इंडोनेशिया के साथ किया हो, अमेरिका का जो माल है उसके ऊपर जीरो टैरिफ उन देशों को मजबूर किया गया। यहाँ तक कि जापान इस बात के लिए तैयार हो गया कि जो चावल का निर्यात होगा अमेरिका से, चावल के बारे में जापान जो है वो बहुत शुरू से संवेदनशील रहा है, क्योंकि वो अपनी खेती, जिस तरह से भारत अपनी खेती को बचाता है उस तरह से वो भी बचाते हैं। तो लेकिन उनको उस पर छूट देनी पड़ी, और अब अमेरिकी अनाज और अमेरिकी चावल खास तौर पे वो जाएगा जापान में और 0% टैरिफ पे बिकेगा। इसी तरह से वो भारत से भी ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी तो पहली शर्त ये थी कि ठीक है, हम तो टैरिफ लगाएंगे सो लगाएंगे, हम ठीक है आपको कम टैरिफ लगा दें, 10% दे दें, 15% दे दें, लेकिन हमारे माल पे हमारी ये अपेक्षा है कि भारत जिस तरह से यूरोपीय यूनियन मान गया, यूरोपीय संघ मान गया, जिस तरह से बाकी सारे जापान मान गया, सब देश मान गए, ब्रिटेन भी इसी शर्त पे राजी हुआ है कि ब्रिटेन में जो अमेरिकी माल आएगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस तरह से भारत इसके लिए तैयार होता, ये कम से कम मुझे लगता है, मेरा अंदाजा है कि इस बात को लेकर के पहली पें चढ़ी थी। और उसके बाद तो तमाम दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। ये पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हम अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जो निर्माण उद्योग है उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और जो चिप इंडस्ट्री है उसको तो पुनर्जीवित क्या, उस पर तो इनका बस चले तो एकाधिकार करके बैठ जाए। तो ये सारी धीरे धीरे ये सारे उद्योग निशाने पे आएंगे, और भारत की बदकिस्मती ये है कि जो निर्यात है, भारत का सबसे बड़ी निर्यात भी लोगों को शायद पता नहीं है, वो अमेरिका ही है। 20% भारत का निर्यात अकेले अमेरिका को होता है। वो हमारा बेशक सबसे बड़ा जो है वो व्यापार साझीदार हो न हो, वो डिबेट की बात है। आप कुल मिलाकर के सारे अगर खाड़ी देशों को मिला ले तो वो शायद बड़े बैठते हैं, और यूरोपियन यूनियन के साथ संधि हो जाएगी तो वो भी बड़े बैठेंगे। लेकिन जो निर्यात की बात अगर करें, और निर्यात में भी जो मुनाफे वाले निर्यात हैं, जिनसे लाखों लोगों के रोजगार जुड़े हैं, जैसे हीरे जवाहरात हैं, जैसे आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इस तरह की जो चीजें, और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो मशीनी कलपुर्जे हैं, उनका जो है सबसे, अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो सबसे बड़ा निर्यात उनका है। लेकिन अगर आप प्रतिशत की बात करें तो हमारे निर्यात का 1/3 जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, और खास करके जो मोबाइल फोन है वो जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। इसी तरह से 1/3 हमारा फार्मास्यूटिकल का निर्यात वहां हो रहा है, हीरे जवाहरात का 1/3 निर्यात। तो एक एक तिहाई निर्यात की मंडी अमेरिका है, और इन्हीं मदों पे या तो ट्रैफिक या टैरिफ लगाने की वो बात करते हैं, या टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? तो ये मामला बड़ा पेचीदा है, और जिन देशों ने इससे पार पाने की कोशिश की उन देशों ने क्या किया? यूरोपियन संघ की बात देखें आप, तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपके एनर्जी सेक्टर में 600 बिलियन खर्च कर देंगे, माई बाप आप जो है खुश हो जाइए, तो वो खुश हो गए। इसी तरह से अभी एप्पल का आज का ही देखिए, ताजा कल रात का ही तो मामला है। एप्पल के ऊपर तो वो 100%, 100% ड्यूटी लगाने के चक्कर में थे। उन्होंने आके कहा अच्छा ठीक है, हमने 500 बिलियन का पहले से वादा कर रखा है, 100 बिलियन उसमें और डाल देते हैं, 600 बिलियन हो गया। तो अच्छा, ये इनकी जेब में जा तो नहीं रहा, लेकिन हो क्या रहा है कि जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था थी, संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें बाकी सारी व्यवस्थाओं में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो विश्व बैंक है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एक तरह से अमेरिका का एकाधिकार है। एक ही ऐसी संस्था थी, एक ही यूनाइटेड नेशंस का मतलब ऐसा स्तंभ था, और वो है विश्व व्यापार। उसमें अमेरिका की उतनी नहीं चल पाती थी। वो इस तरह से, उसका काम ये था कि व्यापार में जो परस्पर देश व्यापार करते हैं उसमें ड्यूटी का मामला जो है ये घटाया जाए, क्योंकि विश्व व्यापार की बढ़ोतरी के लिए नुकसानदायक है। एक तो ये लक्ष्य था, और दूसरा ये जो मतलब बड़े देश हैं वो अपनी मनमानी न कर पाए, सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो, और जो गरीब देश हैं उनको थोड़ी छूट मिले। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का
यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कर रहा था, और इसके तहत ही चीन को फायदा हुआ, और चीन ने उसका 30 साल फायदा उठाया और जो है बराबर का बन गया। अब चीन को जरूरत नहीं है, इनको चीन की जरूरत है। तो इन्होंने अपनी टैरिफ जंग से पूरी तरह से उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो इसमें सबसे राइट। बड़ा नुकसान भारत का है। भारत इस वक्त, जहां तक माल बेचने की बात है, जहां तक दुनिया से व्यापार करने की बात है, इस वक्त उस हालत में है जिस हालत में 30 साल पहले चीन था। उसको व्यापार, ठीक है, आप कहने को कह दें कि 450 बिलियन का, हाँ, हम निर्यात करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए 450 बिलियन कुछ भी नहीं है। यहाँ तो 450 ट्रिलियन होना चाहिए आपका। 450 ट्रिलियन में ज्यादा कह रहा हूं, कम से कम 4.5 ट्रिलियन तो होना चाहिए। तो जितना करेक्ट। व्यापार आपका है, उससे 10 गुना व्यापार भारत को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर इस तरह के देश जो है, अब विश्व व्यापार संगठन की नहीं चलेगी, अगर अमेरिका, यूरोप, जापान, इन सब देशों को अपनी अपनी, और चीन को मिला लें, चीन तो दूसरा नंबर है, तो इन सबको अपनी अपनी जो है वो ताकत का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाएगी। जब द्विपक्षीय व्यापार सौदे होने लगेंगे तो भारत घाटे में ही रहेगा, क्योंकि कहीं भी आप दबाव डाल नहीं सकते। अब हम ट्रंप की ही मिसाल लें। ट्रंप की जो है पूछ चीन से क्यों दब रही है? क्योंकि उनके पास एक तुरप का पत्ता है, और वो तुरप का पत्ता है ये रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसको जरूरत है। और रेयर अर्थ, आप ध्यान दें इस बात पे कि जो 250% और ये जो इन्होंने लगाना शुरू किया था कि साहब चीन जितना बढ़ाएगा हम उससे 1.5 गुना 2 गुना बढ़ाएंगे, और जो टैरिफ वॉर जो है वो कहां से कहां पहुंच गई थी, वो कैसे एकदम से फिजल आउट हो गई, इनको समझ में आ गया, क्योंकि चीन ने चुपचाप कुछ नहीं कहा। इनके साथ जो भारत में जो विपक्ष दबाव डाल रहा है कि साहब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, तो रोज एक बयान जो है वो उस पर जारी कर देते हैं, या खुद जो मर्जी आए बोल देते हैं। अगर इनके साथ वागयुद्ध आपको करना है तो रात दिन आप वागयुद्ध में उलझे रहेंगे। तो इनसे वागयुद्ध करने से किसी को, ये बताइए किस देश को फायदा हुआ है? फायदा तो हो ही नहीं सकता ना। और नीति इस तरह से चलती नहीं। अपने से बलवान देश के साथ इस तरह की आप जो है वो जहालत में नहीं पड़ेंगे। तो ठीक है, भारत चुप है, भारत को चुप ही रहना चाहिए। और अगर विपक्ष में हमारे यहाँ नेताओं में जरा सी भी समझ हो तो उनको ये समझ के चलना चाहिए कि इस वक्त ये जुमलेबाजी में कुछ नहीं रखा है। आप चुपचाप होकर के कूटनीति से मतलब कुछ कोई रास्ता निकालिए। आपको एक नया गठबंधन, गठजोड़ बनाना पड़ेगा। तो ये जो समस्या भारत के पास, मैं कहना चाह रहा था कि भारत के पास जैसे चीन के पास तुरप का पत्ता था, जैसे यूरोप के पास एक हद तक तुरप का पत्ता है। इस तुरप का पत्ता ये है कि यूरोप ने कह दिया कि हम जाकर के वहां आपके एनर्जी सेक्टर में खर्च करेंगे। अब भारत जैसा देश जिसके पास अपने यहाँ खर्च करने के लिए पूंजी नहीं है, वो ये कह दे, भारत सरकार ये कह दे कि हम 500 बिलियन आपके यहाँ खर्च करेंगे, तो सवाल उठेगा ना कि आप अपने यहाँ तो जो है आपके पास पैसा नहीं है। तो वहां कैसे करेंगे? में नहीं दाने और अम्मा चली भुलाने, आप वहां 500 बिलियन कैसे खर्च कर रहे हैं जाकर के? तो एक ये हो सकता, जापान ने ये किया। तो ये जो पैसे वाले देश हैं, जर्मनी ये कर सकता है, ये देश इनको बहला फुसला सकते हैं, ये कह सकते हैं इनको दिखाने के लिए या इनका मान रखने के लिए, साहब ठीक है, हम पूरी तरह से मंडियां नहीं खोल सकते, लेकिन हम आपके लिए जाकर के ये कर सकते हैं। तो भारत वो भी नहीं कर सकता। तो आपके पास सिवाय इसके कि आपके पास एक मंडी है जिसमें अमेरिकी अपना माल बेच सकें, और बड़ी मंडी है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है जिससे आप व्यापार में सौदेबाजी कर सकें। तो सौदेबाजी पटाने के लिए जब आपके पास तुरप का पत्ता नहीं है, तो फिर आप जो है वो हमेशा डिफेंसिव में रहेंगे ना। तो ये भारत की सबसे बड़ी मुश्किल है, और इसी मुश्किल का वो फायदा उठा करके बाहर कर रहे हैं। उनको मैक्सिमम चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो ये टैरिफ जो कह रहे हैं 50% और मैं 100% लगाऊंगा, लगाएंगे ही। इसके पीछे और बहुत सी कहानियां चल रही हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो का पत्ता भारी है और वो वो दबाव ये डाल, भारत के तो पास चुप। शिवकांत जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पहले अभी आप समझेंगे कि इसके अलावा क्या है। जैसे भारत ने अभी 2-3 रिस्पांस दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी एक ट्वीट कर देते हैं, वो अपना रिस्पांस ट्विटर पे डालते हैं। उससे ऐसा लगता है कि भारत भले ही दबी जुबान, लेकिन अब वो उस उनकी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो भी कह रहा है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो
मेरा जो पहला सवाल था उसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि संबंध अब काफी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से दोनों साइड से, मतलब यहां से भी ऐसा नहीं, 3 स्टेटमेंट तो दे चुकी गवर्नमेंट, तो उसमें आपको लगता है कि कोई सुधार की उम्मीद है? क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी 20 दिन का टाइम है आपके पास, नेगोशिएशंस कर लीजिए आप। लगता है कि आपको कि ये बात बन सकती है, या कुछ और है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि केवल टैरिफ नहीं, कुछ और भी चल रहा है साइड बाय साइड? कुछ और तो चल रहा है। देखिए, कोई इनकी पर्सनल खुंदक है, किसी चीज से ये नाराज हुए हैं, उसका किसी को पता नहीं है किस चीज से नाराज हुए हैं। उसमें पाकिस्तान ने जो है चालाकी की, और एक तो ये बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े फिगर्स के बड़े जो है वो कायल हैं। तो उन्होंने एक दिखा दिया पाकिस्तान ने कि समुद्र में इतना बड़ा तेल भंडार है। हालांकि आज तक अगर तेल भंडार वो है तो वो तो 2 साल से वो लोग उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी तेल की खोज कर ली, और आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनी, तुर्की को छोड़ करके, तुर्की का कोई अनुभव नहीं है उसमें, कोई कंपनी आई नहीं वहां कुछ भी करने के लिए। तो इसलिए वो तेल भंडार है भी कि नहीं है, ये पाकिस्तानियों को खुद ही पता नहीं है। और अगर है भी तो वो 10 साल बाद, 20 साल बाद जाके पता चलेगा, उसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन उसको, उसका ढिंडोरा पीट के इन्होंने इनको खुश कर लिया और कहा कि ठीक है साहब, आइए आप अमेरिकी कंपनियों को भेजिए और एक्सप्लोर कर लीजिए। दूसरा, ये जो बड़े शौकीन हैं, और इसमें काला धन जो है बड़े आसानी से सफेद हो जाता है आपके क्रिप्टो करेंसी में, तो क्रिप्टो करेंसी का इनकी फैमिली को सौदा दे दिया, तो इस तरह से पटा लिया। और अब जो है कहाँ, तो पिछली बार याद करें, जिस पाकिस्तान को ये एक तरह से मुंह भर के कोसते थे, उसी पाकिस्तान के अब ये यार हो गए, उनके साथ खाना खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो भारत का जो जवाब भी है, भारत ने नैतिकता वाला जवाब दिया है कि साहब ये अनफेयर है। तो ये तो सब मानते हैं, सबको पता, उनको खुद ही पता है कि अनफेयर है। लेकिन वो फेयर और अनफेयर का तो खेल ही नहीं खेल रहे ना। तो ये जो नैतिकतावादी जो जवाब हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये बाकी दुनिया के लिए है, ताकि बाकी दुनिया ये समझे कि ये जो खेल चल रहा है, इसमें भारत को जो है वो एक तरह से गलत निशाना मोहरा बनाया जा रहा है। बात ये है कि उनका सौदा चीन से पट नहीं रहा है, क्योंकि ये पक्की बात है कि जैसे भारत अपनी मंडियां नहीं खोल सकता, वैसे चीन अपनी मंडियां नहीं खोल सकता। 0% टैरिफ के लिए चीन कभी तैयार नहीं होगा, इनको मालूम है। और चीन को ये जो दबाव भारत पे डाल सकते हैं, वो चीन पे नहीं डाल सकते। इसलिए बचे कौन? 3 ही तो मुख्य आयातक थे। अगर इनको रूस पर दबाव डालना है, पुतिन पर, पुतिन भी नहीं मान रहे हैं। तो जो इन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे में मना लूंगा और लड़ाई बंद करा दूंगा, वो तो सारा का सारा जो है झूठ साबित हो रहा है ना। असल में पुतिन तो बहुत बड़ी चीज है, नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं इनकी बात। तो राइट। या ठीक है, नेतन्याहू के साथ हो सकता है कि ये जानबूझ करके नाटक कर रहे हों, ये भी यही चाहते हों, वो अलग बात है। लेकिन वो वहाँ मतलब संधि तो नहीं हुई ना, वहाँ युद्ध विराम तो नहीं हुआ, और इनका नोबेल प्राइज जो है वो खटाई में पड़ रहा है, लटका हुआ है। क्यों मिलेगा इन्हें? तो दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट था, ईरान वाला था, वो तो हो गया। ईरान पे कोई इनको नोबेल प्राइज नहीं देगा। अब बचा था रूस, जहाँ शांति करा सकते थे। तो पुतिन पर दबाव डालने के लिए इनके पास, चीन पर ये दबाव नहीं डाल सकते, तो बचे थे ब्राजील और भारत। और वो ब्रिक्स वाला इनको वैसे ही किरकिरी है इनकी आंख में कि ये देश जो है जमा हो रहे हैं, और ये एक वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्था और वैकल्पिक प्रणाली जो है वो शुरू कर सकते हैं ये देश मिल करके, जिसमें जाहिर सी बात है, रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, ये सारे देश हैं। तो वो पहले से ही धमकी देते आ रहे थे कि साहब जो ब्रिक्स में शामिल होगा, जो ब्रिक्स ब्रिक्स की योजना में जो शामिल होगा, जो आगे बढ़ चल करेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भारत उसमें उस तरह से भी जो है निशाने पे आता है। तो कुल मिला के ले दे के इनको एक भारत मिला था, तो भारत पे ये चढ़ बैठे हैं। तो अब देखना ये है कि कोशिश तो कर रहे हैं, ये जो अभी विटकॉफ गए थे और इनकी बात हुई है पुतिन से, और कल ही इन्होंने ट्वीट डाला है अपने ट्रुथ, वो उसका नाम सोशल। ट्रुथ है, कुछ जो है कुछ और होना ट्रुथ चाहिए, सोशल। ट्रुथ सोशल होना चाहिए वो। तो उस ये कहा था कि साहब बहुत ही सकारात्मक बात हुई है, लेकिन अभी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा, इसलिए मैं कुछ इशारा किया है कि शायद पुतिन से इसी हफ्ते, अगले हफ्ते तक ये मिलने जाएं।
अब देखिए ये दिलचस्प बात है, पुतिन ने इशारा नहीं किया है, पुतिन ने इन्होंने की। पुतिन मुंह नहीं खोलते हैं। इतने दिन हो गए इनको कुछ कुछ कहते हुए, पुतिन अपने किसी दूत से या किसी बहुत ही जूनियर उससे कुछ कहलवा देते हैं। इसी तरह शी जिनपिंग का जो है आप देखें, इन इनके साथ जो रणनीति है चीन की भी यही है, वो मुंह नहीं खोलते हैं। उनसे टेलीफोन पर बात होने वाली थी, उन्होंने टेलीफोन पर बात भी नहीं की इनसे। तो ये सब चल रहा है, तो भारत को भी लगभग उसी तरह की नीति अपनानी पड़ेगी। अब ये बताइए कि मतलब साहब चीन से दुश्मनी है, आप चीन क्यों जा रहे हैं? आप रूस क्यों जा रहे हैं? तो चीन से दुश्मनी है वो एक अलग चीज है, लेकिन चीन से आप कूटनीति भी नहीं करेंगे क्या? दुश्मनी तो इनकी रूस से भी है। पुतिन से अभी तो कह रहे थे कि मैं इतना नाराज हूं और ये तो इसका तो दिमाग खराब हो गया, और पुतिन के पास उन्होंने दूत भेज दिया और अब पुतिन से मिलने भी जा रहे हैं। तो इनसे तो नहीं पूछते आप। तो जब ये सब कर रहे हैं खुलेआम, तो भारत क्यों ना करेगी? तो भारत के पास वो विकल्प ही क्या है? जब एक नेता पागल हो गया है पूरी तरह से और वो किसी तरह का कोई न्याय, कोई तर्क कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जो देश उससे प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित रूस है, चीन है, भारत भी है, ब्राजील है ही। तो ब्राजील में तो पता नहीं, ब्राजील में तो वो राजनीतिक उसमें उलझ गए हैं जाकर के कि साहब आप विपक्षी नेता को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर करेंगे तो मैं ये करूंगा। वो ये कोई तरीका है कि आप ब्राजील भी चलाएंगे अब? तो इस तरह इनका जो है बर्ताव ऐसा है, तो इनके इनके लिए जब तक ये दूरगामी बात है, ये मतलब इससे टैरिफ जंग का कोई हल नहीं निकलेगा। ये आगे चल के देखने की बात है कि अगर अमेरिका में इनके बाद भी अगर कोई इस तरह का नेता आता है, क्योंकि खून मुंह लग जाने वाली बात है ना, एक बार इन्होंने मनमानी की तो क्या गारंटी है कि अगला नेता जो आएगा वो इस तरह की मनमानी नहीं करेगा? तो नहीं इसलिए मुझे करेगा। लगता है जो समझदार देश है उनको अभी से कोई रणनीति बना के चलना होगा कि भाई कल को अमेरिका इस तरह का बर्ताव करे तो हम लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध कर सके। अभी इनका तो आप विरोध करेंगे तो सीधा सीधा जंग हो जाएगा, तो इसका विरोध करने के लिए न तो कोई तैयार है इस वक्त, और न ही मुझे लगता है उसके लिए कोई योजना अभी बन सकती है इतनी जल्दी। तो इनका जो कार्यकाल है ये तो ऐसे ही मुझे लगता है ऊंच नीच में चलेगा। और ये अभी जो धमकियां दे रहे हैं, किसी न किसी बात पे कहीं न कहीं इनको कोई, मान लीजिए रूस के साथ ही बातचीत शुरू हो जाती है, तो ये जो 50% टैरिफ वाली बात है ये तो फिर बेकार हो जाएगी ना। तो हो सकता है इनको मिल जाएगा, हो सकता है उसको विड्रॉ कर लें, बदले में इनको कुछ मिल जाएगा कि साहब आप फला तो चीज़ है। जी सर, ये बताइए कि जो भारत की चीन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री जी एससीओ के साथ, क्या चीन इसमें किसी तरीके कोई रोल प्ले कर सकता है, या सब लोग भैया अपना अपना देखो, हमें क्या लेना देना, हम अपना देखेंगे? देखिए कोई इस वक्त मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि चीन, भारत, रूस, ब्राजील मिलकर के कोई साझा बयान देने की स्थिति में है। ओके। हर देश परेशान जरूर है, हर देश तैयारी कर रहा है, तो इनकी धमकियों का जवाब देने वाला बयान नहीं आएगा। अगर कोई बात बनेगी ब्रिक्स में या एससीओ में, तो कोई इस तरह की नीति आ सकती है जो आगे चल के जिससे इनको लगे कि इन्हें चोट लग सकती है। तो जो भी होगा वो एक तरह से परोक्ष होगा, और परोक्ष ऐसे होगा जैसे आप व्यापार की बात ले लें, तो ठीक है, आपके साथ व्यापार जो है नहीं चल रहा है, ये 50% टैरिफ पे अड़े रहते हैं, और हो सकता है चिप पे भी वो 100% टैरिफ लगा दें, और फार्मास्यूटिकल पे तो कह रहे हैं मैं 250% लगाने वाला हूँ, और पता नहीं क्या क्या। तो अगर ये होगा तो भाई विश्व व्यापार का, ठीक है अमेरिका बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका की अपनी इकोनॉमी अगर आप देखें तो 80% सर्विस इकोनॉमी, 20% मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है कुल। तो जो 80% जो सर्विस इकोनॉमी है उस पर तो कोई जंग नहीं हो रही ना अभी। और भारत की 50-55% इकोनॉमी जो है सर्विस इकोनॉमी है। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हीरे जवाहरात पे इन सब ये जो मतलब तैयार माल है, इस पे अगर टैरिफ लग भी जाता है और उस टैरिफ की वजह से अमेरिका की मंडी भारत के लिए या तो बंद हो जाती है, या कुछ बहुत ही जो मजबूत निर्माता हैं वो टिक पाते हैं और छोटे मोटे बेचारे बाहर हो जाते हैं, तब भी जो सर्विस सेक्टर है उसका तो चलता रहेगा ना कारोबार।
तो ठीक है, आप सर्विस सेक्टर उनसे कीजिए, बाकी आप वैकल्पिक, हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए, वैकल्पिक मंडी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। दूसरे देश, चीन जो है उसने तो अपनी मंडियां ऑलरेडी बना रखी हैं, वो तो अफ्रीका में माल बेच देगा, वो तो मध्य पूर्व में माल बेच देगा, तरह रूस को बेच ही रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप रूस को बेचना शुरू करें या अफ्रीका। लेकिन सारी समस्या ये है कि जिस तरह की मालदार जो खरीदार अमेरिका के हैं, तो वैसे खरीदार आपको कहाँ मिलेंगे? आप जो इंडोनेशिया में बेचेंगे, थाईलैंड में जाकर बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे? तो राइट। वो सामान आपको जो है चोट लगेगी। और एक अंदाजा ये है कि भारत की जो जीडीपी है उसको 0.6% का 6% नहीं, दशमलव मतलब आधे, 1% के आधे से थोड़ा ज्यादा, इतने का नुकसान हो सकता है इस सारे झगड़े से। तो ये मतलब धक्का तो लगा है भारत की अर्थव्यवस्था को, विश्व व्यापार को भी इससे धक्का लगेगा, बाकी तमाम देश भी इसे समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पे चीख पुकार करेंगी। अब ये सब होगा, लेकिन ये है कि भारत फंस गया है और इससे निकलना मुश्किल है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि रिश्ते जो है खराब हो रहे हैं। कहाँ तो हम चीन के मुकाबले के लिए एक घेराबंदी में शामिल होने की बात कर रहे थे, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन जो भी है वो एक तरह से चीन को घेरने की कोशिश थी। चीन की ताकत को या मनमानी को कम करने के लिए, वो चीन की मनमानी को कम करने के बजाय आप अमेरिका की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। तो ये तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। सर फिर अगर हम इसको भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत के पास ऑफर करने के लिए क्या है? क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो आपको कोई एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। तो मान लीजिए कहते हैं कि हम डेयरी वाला या कृषि वाला नहीं खोलेंगे, लेकिन डिफेंस है, ऑटोमोबाइल है, इस तरह के सेक्टर में हम ड्यूटी घटा देंगे काफी हद तक। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है जो भारत ऑफर कर सकता है समझौते के लिए? देखिए, समस्या तो है इसको लेकर के, क्योंकि भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का भी विकास करना चाहता है। और हम्म, ये उस उन नेताओं में से नहीं है जो जेट आपको बेचें और साथ में जो है उसकी टेक्नोलॉजी भी बेचने को तैयार हो जाए। ये तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ये अपनी टेक्नोलॉजी को, इसलिए जो क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात थी, जो मतलब आपकी क्रिटिकल एज वाली टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की या शेयरिंग की बात थी, वो सब तो भूल जाइए इनके रहते हुए। तो होगा ये कि आप कुछ इनसे विमान खरीद लेंगे या कोई डिफेंस का सामान खरीद लेंगे, यही होगा। उस पे भी भारत अब ये कह रहा है या इस तरह के इशारे कर रहा है कि हम जो है वो और ज्यादा रूस से ही खरीदेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे। तो मुझे हम्म, लगता है कि दबाव डालने की एक टैक्टिक है कि कहाँ आपका 50-100 बिलियन का सौदा हो सकता था, आप उससे भी हाथ धो रहे हैं। तो हो सकता है इनकी बात समझ में आ जाए और ये कुछ सामान जो है वो बेच के इनको खुश किया जा सके। बाकी अमेरिकी मशीनरी या ये जो अमेरिकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादातर तो सर्विस कंपनियां हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा एक्सेस बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर में ये हो सकता है कि आपने अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं की है, तो इनका जो प्रोसेस्ड फूड है उसको हम्म, आप सेलेक्टिवली अलाउ कर सकते हैं। लेकिन समस्याएं बहुत सी हैं वहां भी। ये तो पशुओं को मीट खिलाते हैं, जो मर्जी हम्म, खिला देते हैं, तो उनका प्रोडक्ट आप भारत में कैसे अलाउ करेंगे? इनकी मार्जरीन या इनका मक्खन और इनका दूध और इनका डेयरी, इस सब में ही गड़बड़ है ना। कि जो हमारे यहाँ जो शाकाहारी जनता है वो तो या तो खरीद, या तो ये है कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम्म, सरकार ये कह दे कि ठीक है हम मंडी खोल रहे हैं, सामान आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे खा जाएं, आप उसे खरीदें, आप मत खरीदिए। तो ठीक है, माल जो है वो ऑफर तो होने दीजिए। तो इस तरह का कुछ समझौता करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसको लेकर के विपक्ष छोड़ेगा नहीं सरकार को। छोड़ेगा नहीं। ये भी इन अब ये तो मतलब ट्रंप को समझना चाहिए ना, लेकिन ट्रंप लोकतांत्रिक, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता जरूर हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल माओ हैं, एकदम बने बने माओ के भी बाप हैं वो। तो वो तो यस। बिल्कुल तानाशाह की तरह से सोचते हैं, तानाशाह की तरह से। वो तो ये सोचते हैं जैसे मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देता हूँ सुबह शाम, और जो है अपने सोशल मीडिया पे एक आदेश निकाल देता भाषण हूँ, में।
हाँ, हुक्मनामा, उस तरह से कोई भी प्रधानमंत्री कर सकता है। तो जो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता है तो उससे मुझे बात ही नहीं करनी है, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो इस मामले में तो आप कभी उनके बराबरी तो कर नहीं पाएंगे ना। तो वैसे तो कोई लोकतांत्रिक नेता हो नहीं सकता है, और तो भारत में तो असंभव है ये। बेसिकली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला मामला है कि नो, वो आप मेरे। पंचतंत्र कहानी है कि मतलब हुँ, अ, पंडितों की वरम शत्रु न मूर्खो हितकारक। तो उसका हाँ, मतलब ये है, वो बंदर और राजा वाली कहानी है। बंदर करेक्ट। राजा की कर रहा था और बैठा हुआ था, और तलवार पास में थी, और एक मक्खी जो है बार बार सोए सोए हुए, दोपहर में सोते हुए राजा को तंग कर रही थी। तो अब उसने सोचा अब क्या करूं, जा ही नहीं रही है, तो तलवार निकाली और चला दी। तो ये तो है मतलब मूर्ख जो मित्र वाली बात। और हुँ, दूसरी तरफ चोर वाली कहानी है। तो एक चोरों का समूह जा रहा था, तो उसमें एक बुद्धिमान पंडित चोर भी था, और उसने देखा कि जो बाकी सारे लोग हैं वो छिपाने के लिए हीरे जवाहरात अपने अंगों में छिपा के ले जा रहे थे। उन्होंने चीर फाड़ की हुँ, और अंदर हीरे छिपा लिए। तो जब डाकू आए तो डाकुओं ने तलाश लेना शुरू किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो हम आप सबको चीर के देखेंगे। तो चीर के देखेंगे तब पता चलेगा। तो उसको लगा कि यार ये सारे मारेंगे, सबको चीरेंगे, तुम्हें भी चीरेंगे, तो इससे अच्छा मेरे पास तो कुछ है नहीं, उसके पास कुछ था नहीं, वो तो उन्हीं के चक्कर में था कि कहीं न कहीं इनके हीरे चुराऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप पहले मुझे चीर के देख लीजिए, तो आपको सब तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने उसको मारा, चीरा, उसमें कुछ नहीं निकला, तो बाकी जो ले जा रहे थे हीरे वो छोड़ दिए। तो ये उसी तरह की कहानी है यहाँ कि ये मित्र ज़रूर बने, लेकिन ये ऐसे खतरनाक मित्र हैं कि हुँ, आप इन्हीं के वार का सबसे पहले शिकार हो रहे हैं। इसके बनिस्बत जो डेमोक्रेट नेता जो भी थे, बाइडेन जो हैं, उनसे थोड़ी नाराज़गी थी, वो केवल इसके कि मानवाधिकार पे उपदेश पिलाते रहते थे और आलोचना करते रहते थे। तो वो फिर भी बेहतर थे इनसे। तो ये जो है बहुत खतरनाक साबित हुए हैं, और ये इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, सच्ची बात तो ये है। ये बेसिकली डियर एनिमी है हमारे। अच्छा एक चीज़ सर अब क्या जैसे भारत और चीन की कहानी 85-88 या 1990 के आसपास एक साथ शुरू हुई थी, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ रहे। क्या भारत इस आपदा को अवसर में बदलने जैसे कुछ बड़े अपने अंदर अपने को ठीक करने के लिए कदम उठा सकता है? इस मतलब इस क्या कहें, इस दुर्भाग्यशाली घटना को अपने फ़ेवर में कुछ करने के लिए बड़े कदम ले सकता है? आपस में लड़ना और बहस करना बंद करके अगर कोई फैसला लेंगे तभी ये होगा ना। भारत की तो सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बातें बहुत ज्यादा करते हैं लोग, आपस में बहस में उलझे रहते हैं और काम बहुत कम करते हैं। चीन ने बहसबाजी छोड़ के हुँ, 1978 के बाद एक फैसला लिया कि अब तक जो माओ साहब ने किया वो महान थे, देश बना दिया, वो सब तो ठीक था। लेकिन अब इसके आगे माओ के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। किसी ने बहस नहीं की, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी पेपर में नहीं आया, और काम पे जुट गए। जैसा जो मिला वैसा किया, करके अपना बना लिया घर। अब घर बना हुँ, लिया, सब कुछ हो गया। अब वो कुछ मामले में अमेरिका से बहुत आगे हैं। जैसे आप हुँ, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये एआई के जो आधे से ज़्यादा दुनिया में ग्रेजुएट हैं एआई के, जिन्हें आप आरंभिक एक्सपर्ट मान सकते हैं, वो चीन में। एआई की एप्लीकेशन में चीन अमेरिका से आगे है। हुँ, और अब तो हालत ये है कि जो एडवांस चिप्स हैं, उनमें भी अब अमेरिकी कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया है कि चीन की कंपनियां हमसे आगे हो गई हैं। और आप देखें क्लीन टेक्नोलॉजी में जो बिजली की कारें हैं, दुनिया में नंबर 1 पे चीन है इस वक्त, सबसे ज्यादा बना रहा है, और कोई कंपनी उनकी कारों के आगे टिक नहीं पा रही है। यहाँ तक कि टेस्ला भी नहीं टिक पा रही है यूरोप में। बीवाईडी उससे आगे हो गई थी। बहुत अभी आगे है। जो है वो, तो इसी तरह से जहां तक बैटरी टेक्नोलॉजी है उसको बनाने के लिए, उसमें 70% उनके पास है, तो मिनरल ही उनके पास है वो बनाने के लिए।
तो जहां देखें आप सोलर इंडस्ट्री, आप अगर क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप जो है वो जलवायु को बचाने की बात करेंगे, तो वो सारी टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। तो ये सब उन्होंने कर लिया है, साइंटिफिक नो हाउ उन्होंने तैयार, तो ये सब चुपचाप किया है, मेहनत से किया है, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करके किया है, जिस पर आप जो है जूता पजारी करते हैं, लठ बजाते हैं सुबह से शाम तक कि हम इतने घंटे काम करने के लिए क्यों कर दिया। कोई एक बयान आ जाता है, उसी पे बहस शुरू हो जाती है। सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहले तो रेयर अर्थ वाली जो बात आपने कही ना, रेयर अर्थ में चीन ने 30 साल लगाए हैं, तब जाके उनको वो ताकत हासिल हुई, डोमिनेंस हुआ है। और इवन यूएस से भी रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस चाइना में होता है रेयर अर्थ का, इसलिए उसने बनाया, लेकिन उसने 30 साल खर्च किए। और हमारे यहाँ तो अब चर्चा शुरू हुई है कि हम भी कुछ रेयर अर्थ में करना चाहते हैं। कहानी में ये सुना रहा हूँ सर आपको कि आपने कहा ना कि हम लोग बहस ज्यादा करते हैं, काम कम। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल पहले काम करता था दिल्ली में, तो वहां डेस्क पे कोई खबर मान लीजिए आई, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो उस खबर को लेकर के डेस्क के लोगों की में बहस शुरू हो जाती थी कि इसका एंगल ये होना चाहिए, उसका एंगल वो होना चाहिए, ऐसे इंट्रो लिखो, वैसे इंट्रो लिखो। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता था कि एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है खबर लिखने के ऊपर, कैसे लिखी जाए, लेकिन दरअसल वो टाइम पास होता था। तो वहां पे एक चीफ सब थे, वो आगे डांटते थे कि तुम लोग ये बहस बंद करो, खबर लिखो पहले, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। मतलब 6 घंटे की नौकरी में 1.5-2 घंटा खाली हर खबर पे बहस चलने लगती थी, और फिर बहस करते करते चाय पीने चले गए, फिर लौट के आए। तो ये कल्चर जो भारत में है ना, कि बातें ज्यादा करो काम कम, इसको बंद करें, क्योंकि वो 30 साल उन्होंने लगाए हैं, तब रेयर अर्थ में उनका डोमिनेंस बना है। इस कल्चर का फाउंटेन हेड तो संसद है ना। संसद और विधायिकाओं में देखें आप क्या हो रहा है। जब वह कुछ एग्जैक्टली काम नहीं हो रहा है सिवाय exactly. नारेबाजी के और एक दूसरे को गाली गलौज करने के, तो फिर यही काम जो है वो फैक्ट्रियों में भी होगा। यही बाकी लोग वो गीता वाली बात है, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तदेव वेतरो जनः। जो जो नेता लोग और जो श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। सयद तो सर प्रमाणम आपने तदनुवर्तते। लास्ट वीक आपने सुना होगा कि श्रेष्ठ लोगों के बीच में डिस्कोर्स क्या था। दो एक्सट्रीम थी। एक, राहुल जी कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, ट्रम्प जी सही कह रहे थे, देखो मैं भी कह रहा था, वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ एक डिस्कोर्स चल रहा था कि समोसे का वजन तय करने के लिए कानून बनाया जाए। ये पार्लियामेंट के अंदर है। सोचिए आप कि एआई में डिस्कशन ना करके समोसे का वजन तय हो रहा है, उस पर कानून बनाने की मांग। तो ये मतलब ये तो बड़ा क्या बताया जाए कि मतलब जिनको हमारी मुस्तकबिल तय करनी, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं समोसे का साइज और प्राइस तय करो। सर लास्ट में अब एक सवाल मेरे मन में ये है कि आपको क्या उम्मीद लगती है कि कुछ बात बनेगी, या 20 दिन बाद जो डेडलाइन खत्म हो रही है उस पर एक बड़े संकट के साथ भारत इस समस्या से जूझेगा? देखिए, एक संभावना जो मैंने पहले भी बात कही, एक संभावना ये है कि अगर बातचीत इनकी रूस के साथ आगे बढ़ती है, शुरू हो जाती है, और हम्म, पुतिन साहब ही कुछ मतलब इसमें सहायक हो सकते हैं। अगर वो हम्म, लड़ाई रोक दें खाली और समझौते के लिए तैयार ना हो, और चाहे उसको लटकाए रखें लेकिन लड़ाई रोकने के लिए तैयार हो जाएं, हम्म, तो ये जो संकट है, मैं ये 25 से 50% वाला, ये तो एक तरह से अपने आप हल हो जाए। हम्म, दूसरा बचा 25% वाला, तो उसके लिए तो देखिए अब ये तो प्रयास चलेगा। और उस सबसे बड़ा नुकसान मुझे उसका एक ये बाय प्रोडक्ट है इसका, कि अमेरिका ये जो जितना भी बहस हुई है इसको लेकर के कि साहब भारत एक तरह से बाईपास कर रहा है और लोग मरते जा रहे हैं और आप तेल खरीद रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो इससे यूरोप के साथ जो आपकी व्यापार वार्ताएं चल रही थी, उनको भी एक तरह से धक्का पहुंच रहा है। हम्म, यूरोपीय देश भी अब मांगे करेंगे कि साहब आप तो इस, हालांकि हम ही से तेल खरीद रहे हैं वो, हम्म, लेकिन नैतिकता जो है वो, कारोबार में नैतिकता का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। जिसका दांव चलता है वो चलाता है। तो इसलिए जो समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ जल्दी हो सकता था, मुझे लगता है उसमें भी देरी होगी। तो ये एक और नुकसान उसके अलावा हुआ है। तो ये तो झेलना पड़ेगा भारत को। और
भारत के जो निर्माता हैं, जो निर्यातक हैं, उनको इसके लिए कमर कसनी होगी और ये देखना होगा कि वैकल्पिक कुछ व्यवस्था करें। और सच्ची बात ये कह तो रहे हैं लोग कि साहब अमेरिका की तरह से हमारी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है और निर्यात पे हम निर्भर नहीं है, इसलिए हम पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूर की सोचें तो कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो अपना माल बेचे बगैर जिस आर्थिक स्थिति में था उससे बेहतरी में पहुंचा हो। आप अपने यहाँ जितना मर्जी व्यापार कर लें, लेकिन पूंजी आप उतनी रहेगी ना आपकी। माल राइट। जब आप बाहर भेजते हैं और मुनाफा कमाते हैं तो उनकी पूंजी आपके पास आती है। आज जो अमेरिका और यूरोप धन्ना सेठ बने बैठे हैं या चाइना बना बैठा है, ये पूरी दुनिया से जमा की गई पूंजी है व्यापार में लाभ कमा के। तो भारत को बहुत सख्त जरूरत है उस तरह से पूंजी को अपने यहाँ लाने की, और वो व्यापार से ही आ सकती है। और जब इस तरह की नीतियां चलेंगी, बाहर माल नहीं बेच पाएंगे तो ठीक है, आप ठीक ठाक अपना काम चला लेंगे, लेकिन आप उससे मालदार नहीं बन सकते। आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो वहीं अटकी रहेगी सुई आपकी। ठीक है, 1,000 से 2,000 हो गई, डॉलर की बात कर रहा हूँ, 2,000 से 3,000 हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी, आपको 20,000 30,000 पे पहुंचना है, जो बिल्कुल एवरेस्ट की चोटी की तरह से है। वहां आप बिना माल और बेचे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो इस समय भारत की है वो कोई बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़ी है, इसलिए जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको किसी खुशफहमी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जो शिवकांत जी कह रहे हैं वही है असली सच। और उसके लिए कि आप बाहर माल बेच सकें, बाहर ताकतवर हो सकें, ये समोसे और डेड इकोनॉमी का डिस्कोर्स छोड़ के कुछ काम की बातें करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कि आप रियल काम करें, खाली ट्रेडिंग में ना लगे रहें कि इधर से माल लिया चाइना से, उधर अमेरिका को चिपकाया, आपका कुछ नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे आज इस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं शिवकांत सर कि शायद कुछ बात मैं बन उसमें जाए। एक लाइन बस जोड़ना चाहता हूँ, 78 साल की उपलब्धि बताइए, एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड ऐसा बता दीजिए जो पूरी दुनिया में भारत का बिकता हो। एक भी नहीं सर, नॉट अ सिंगल वन। अमेरिका के मैं 10 ब्रांड गिना दूं, यूरोप के गिना दूं, चीन के भी अब गिनाने के लिए हैं, जापान के तो हैं ही। सर आप मैं मेरा एक प्रश्न है, जाते मतलब इस प्रश्न से मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से कि जो मैंने भी कहा कि 1985 86 88 जो भी सर सन मान ले, वहां से भारत और चीन की यात्रा एक साथ शुरू हुई थी। हम कहाँ है, वो कहाँ है, भारत की स्थिति ऐसी क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इस प्रश्न का जवाब नेताओं को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सोचना चाहिए। क्योंकि सात की जर्नी शुरू हुई और वो 20 ट्रिलियन पे है और आप 4.5 ट्रिलियन पे हैं। तो और फर्क तो इसका जवाब ढूंढने के लिए किसी एक की तरफ जाएंगे तो जवाब कभी नहीं मिलेगा, इसमें कभी नहीं सब। मिलेगा। यस, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और उस दौर से लेके अब तक तो 4 तो प्रधानमंत्री दिवंगत हो चुके हैं। तो इसलिए किसी एक पार्टी, किसी एक इंडिविजुअल ने ये सवाल कलेक्टिवली सबको अपने अंदर झांक के पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम सारे शायद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो मैंने कहा था कि एक ऐसा मौका आया कि जब हम लोग हनुमान जी के उपासक का डंडा पड़ा तो अपनी ताकत को समझिए और कुछ करिए, तो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में शायद कुछ बेहतर आप बना पाए। खैर एनीवे सर, देखते हैं अगर कुछ नहीं होता है, कुछ और स्थितियां बिगड़ती, कुछ और लगता है तो फिर एक बार आपसे संपर्क करेंगे कि अब मामला कहां तक पहुंचा। अभी तक तो 50% पे ही मामला टिका हुआ है, देखते कैसा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद कोई बात बन जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। Thank you.